अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने नया चैप्टर लेकर हाजिर हुए हैं। इस चैप्टर को पूरी तवज्जो से देखिए, आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है। हम इसमें डिटेल में बात करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सा आंसर भी करेंगे और इसी तरह से जो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उसकी तरफ हम इंडिकेट करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं नज़्म में परवेज़ शाहिदी की नज़्म। तो सबसे पहले परवेज़ शाहिदी के बारे में जानते हैं। परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन है और ये पूछा जाता है कि परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या है। उर्दू शायरी में परवेज़ शाहिदी के नाम से मशहूर हुए। ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, सैयद इकराम हुसैन उर्दू शायरी में किस नाम से मशहूर हुए हैं। वालिद का नाम सैयद अहमद हुसैन था। परवेज़ शाहिदी के ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में एक नाक़िद यानी एक ऐसे क्रिटिसाइज करने वाले जिसका नाम है सालिक लखनवी, वो लिखते हैं कि 30 सितंबर 1910 ईस्वी को लोधी कटरा पटना सिटी की आलिम मंजिल में एक नजीबुत्तरफ़ैन सैयद अहमद हुसैन के यहाँ एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम सैयद इकराम हुसैन रखा जाता है। सैयद अहमद हुसैन बिहार के एक ज़मींदार, एक अच्छे शायर और एक साहिब नज़र अदीब और अजीमाबाद की रिवायती तहजीब के अलमबरदार थे। सूफी मनुष्य होते हुए भी घर की फ़ज़ा में रास्तो मजहबियत का रंग गालिब था, जो रवादारी, वज़ादारी और साफ सुथरी कदीम तहजीब का गम्माज था। यानी उसको इंडिकेट कर रहा था, उसकी तरफ जो है इससे इशारे मिलते थे। परवेज़ शाहिदी के आबाओ अजदाद में एक सैयद मोहम्मद जंग थे। उनके आबाओ अजदाद में यानी बाप दादा के यानी उनकी नस्ल में जिसका नाम था सैयद मोहम्मद जंग, जो सुल्तान मोहम्मद गौरी की फ़ौज में एक बड़े ओहदे पर फाइज थे। ये नाम बता दिए, इनके फ़ौज में एक ओहदे पर फाइज था यानी उनको एक मनसब मिला हुआ था। सैयद महमूद जंग की शादी राजगीर के मीर अहमद अली की दुख्तर से हुई। दुख्तर कहते हैं लड़की, यानी मीर अहमद की लड़की से सैयद महमूद की शादी हुई, जिनसे सैयद हामिद हुसैन पैदा हुए। हामिद हुसैन की नस्ल में सैयद अहमद हुसैन थे, जो परवेज़ शाहिदी के वालिद थे। यानी यहाँ पर आप नस्ल समझ गए कि किस तरह से एक जुड़े हुए हैं, और नजीबुत्तरफ़ैन जो कहा है वो यहाँ से उसकी शनाख्त हो रही है, उसकी वजाहत कर रहे हैं। इस तरह परवेज़ शाहिदी का ख़ानदानी पस मंज़र आला व अरफ़ा है, यानी बहुत बुलंद है। परवेज़ की तालीम व तरबियत मजहबी माहौल में हुई और उन्होंने मदरसा निज़ामिया में अरबी, फ़ारसी और उर्दू की तालीम हासिल की। सूफियाना माहौल की वजह से गालिब गुमान ये है कि परवेज़ ने किसी बुजुर्ग से बैत भी कर ली थी। यानी वो किसी बुजुर्ग यानी जो हर तरफ से कट करके एक चीज़ को याद करते हैं और यानी सही तालीम और तरबियत देते हैं, उनके हाथों ये बैत कर चुके थे। इसके बाद पैराग्राफ है कि परवेज़ ने 1925 ईस्वी में कोलकाता यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास किया। उसके बाद वो पटना चले आए और पटना यूनिवर्सिटी से 1930 ईस्वी में ऑनर्स किया। यानी यहाँ से आपने जो डिग्री ली है वो पटना यूनिवर्सिटी से। 1934 ईस्वी में उर्दू में एमए किया और 1935 ईस्वी में फ़ारसी में एमए किया। यानी 2 ज़ुबान में आपने एमए किया है, मास्टर की डिग्री ली है, एक तो पर्शियन में और दूसरा उर्दू में। उसी साल कोलकाता वापस लौट गए और इस्लामिया स्कूल में मुदर्रिस हुए। वहाँ पर आप टीचिंग करने लगे। फिर चंद दिनों के लिए इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल भी हुए। आखिरकार 1947 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ कॉलेज कोलकाता में उर्दू के लेक्चरर बहाल हुए। उसी ज़माने में परवेज़ के सियासी शऊर में इनकलाबी तब्दीली आई, यानी जो वो पॉलिटिकल जो उनकी एक समझ थी वो डेवलप हुई और उन्होंने मार्क्सी निज़ाम का मुताला किया, जिसकी वजह से उनकी शायरी में इश्तराकियत का रंग आ गया है। यानी कैपिटलिज्म जो है उनकी शायरी का हिस्सा बन गया है, उनकी शायरी में ये दर आई है। 1958 ईस्वी में परवेज़ शाहिदी शोबे उर्दू कोलकाता यूनिवर्सिटी से वाबिस्ता हो गए। कब वाबिस्ता हुए? 1958 को। क़याम कोलकाता के दौरान ही परवेज़ की शादी आला तालीम याफ्ता फ़ज़ीलतुन्निसा बेगम से हुई।
اب یہ ان کی وائف کا نام ہے، اس سے پہلے بھی اس نام سے جو میچ کرتے رہے ہیں وہ آپ ضرور یاد رکھیے گا، کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے۔ پرویز شاہدی کو شعر و ادب کا ذوق خداداد تھا، یعنی ان کو گاڈ گفٹیڈ جو ہے یہ ذوق ملا ہوا تھا۔ انہوں نے پہلا شعر 8 سال کی عمر میں کہا، صرف 8 سال کی عمر میں۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے چک بست کے بارے میں کہ انہوں نے 9 سال کی عمر میں پہلا شعر کہا تھا، انہوں نے 8 سال کی عمر میں کہا ہے۔ شروع میں اکرام تخلص رکھا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تخلص ان کا چینج ہوا ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تخلص کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے اگر کسی کا ایک سے زیادہ ہے تو، یعنی پہلا تخلص ان کا اکرام ہے، اسی لیے کہا کہ شروع میں رکھا۔ پھر پرویز تخلص کرنے لگے تو دوسرا تخلص ہے یہ پرویز۔ شاہدی کی نسبت نانیہال سے ہے جو ان کے پر نانا سید شاہ شاہد حسین سے منسوب ہے۔ کن سے منسوب ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے شاہدی کی نسبت، تو یہاں پر واضح کر دیا ہے۔ مرض تنفس یعنی سانس پھولنے کی بیماری اور کثرت نوشی کی وجہ سے 5 مئی 1968 عیسوی کو پرویز شاہدی کا انتقال ہو گیا۔ یعنی 2 وجہ بتائی کہ ایک تو یہ کہ ان کو کون سی بیماری تھی، تنفس کی یعنی سانس پھولنے کی، اور دوسری یہ کہ خوب زیادہ انہوں نے پی لیا جس کی وجہ سے ان کے پھیپھڑے میں ایفیکٹ ہوا اور ان کی وفات ہوئی، ان کا دیہانت ہو گیا ہے۔ پرویز شاہدی نے شاعری کی ابتدا میں ناسخ کا رنگ اپنایا۔ آپ جو ہے ناسخ کے بارے میں جانتے ہیں کہ کئی لوگوں کے ان کے شاگرد ہیں، آپ کے سلیبس میں آئے گا بھی، تو اسی لیے یاد رکھیے گا سب سے پہلے انہوں نے ناسخ کا رنگ اختیار کیا تھا، انہی کی طرح سے شعر و شاعری کر رہے تھے۔ پھر غالب کی پیچیدگی کی طرف مائل ہوئے، یعنی مرزا غالب جس طرح کے ایک پیچیدہ خیال شاعر تصور کیے جاتے ہیں ان کی نقالی انہوں نے کی۔ ان کے چند اشعار میں جگر مراد آبادی کا رنگ بھی ملتا ہے۔ اس تقلیدی دور میں پرویز شاہدی اقبال اور جوش کے ساتھ بنگلہ کے مشہور شاعر رابندر ناتھ ٹیگور اور قاضی نظر الاسلام سے بھی متاثر ہوئے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود پرویز خود فطرت کی طرف سے اعلیٰ دل و دماغ لے کر آئے تھے، لہٰذا انہوں نے شاعری میں اپنا راستہ خود بنایا اور جلد ہی اپنا انفرادی رنگ قائم کر لیا۔ پرویز شاہدی کے 2 شعری مجموعے، ایک ہے رقص حیات اور تسلیس حیات کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، اور یہ تسلیس حیات کئی دفعہ پوچھا جا چکا ہے، اس لیے یاد رکھیے گا پرویز شاہدی کے یہی 2 شعری مجموعے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک دیا جا سکتا ہے۔ تو اب اس کے جو نصاب میں شامل نظم ہیں اس کو دیکھیں گے، وہ یہ ہیں۔ نظم کا عنوان ہے ہم نوجواں ہیں۔ تو یہ اس نظم کی سب سے پہلے قرات کرتے ہیں کہ پڑھتے کیسے ہیں وہ دیکھیے، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے ہم، پھر اس کو سمجھیں گے۔ ہم نوجواں ہیں، جانے بہاراں مرگ خزاں ہیں، شادابیوں کا گلشن بداماں ایک کارواں ہیں، جام و صبو کی کیف و نمو روح تپاں ہیں، ہم آتش گل کی رقص کرتی چنگاریاں ہیں، ہم نوجواں ہیں۔ وہ ہوں دفاتر یا درسگاہیں یا کارخانے، جذبات کے یا افکار کے ہوں وہ آشیانے، سبزے کی مسند کالے دھوئیں کے شامیانے، سن کر صدائیں ساز جوانی سب نغمہ خواں ہیں، ہم نوجواں ہیں۔ یہ 2 بندے ہوئے۔ تیسرا بند ہے کہ بھیگی ہنسی پھر کیف نمو کا حق مانگتی ہے، تسکین ذوق جام و صبو کا حق مانگتی ہے، بزم جوانی میں ہائے ہو کا حق مانگتی ہے، بارود مل کر کس کو ڈراتی ہم نوجواں ہیں۔ اسی طرح سے چوتھا بند دیکھیے کہ شعلے غضب کے رہتے ہیں رقصاں قلب و جگر میں، سانسیں ہماری سورج کی کرنیں شوق سحر میں، سوراخ کر دیں ظلمت قدوں کے دیوار و در میں، سوزے دروں سے اپنی نگاہیں آتش فشاں ہیں، ہم نوجواں ہیں، باغ نشاط حسن و محبت لے کر رہیں گے، صبح تبسم شام مسرت لے کر آئیں گے، جو چھن گئی ہے وہ اپنی جنت لے کر رہیں گے، بیکار برہم بوڑھے جہنم کے پاسباں ہیں، ہم نوجواں ہیں۔ اب اس کے بعد اس کی تشریح دیکھتے ہیں، یعنی ایک ایک بند کر کے ہم اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ اس نظم کو سمجھنا بالکل بھی دشوار نہیں ہے۔
अगर आपको शुरू में लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हम नौजवान हैं के शायर परवेज शाहिदी हैं, जिनका असल नाम सैयद इकराम हुसैन था। ये नज़्म नौजवानों की तवानाई, जोश और माशरती तब्दीली के अज़्म की अक्कासी करती है। जैसा कि अभी हमने आपके सामने पढ़ा तो आप इससे ये बात समझ गए होंगे। अगर आप देखें पहला बंद जो आपके सामने जो आपको दिख रहा है, इसमें यही है कि शायर नौजवानों को बहार की जान और खिज़ां की मौत करार देते हुए उनकी शादाबी और तवानाई को उजागर करता है, उसके बारे में वजाहत करता है। वो कहते हैं कि हम जामो सुबह की मस्ती और रूह की तपिश हैं और आतिशे गुल की रक्स करती चिंगारियां हैं। यहाँ पर आप देख करके इससे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, ये तमाम तशबीहें नौजवानों की जोशो खरोश और ज़िंदगी से भरपूर होने की अलामत है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो तशबीहें दी गई हैं, जैसे कि यहाँ जाने बहारा है, तो इसका मतलब क्या है? बहार की जान, ताजगी और शादाबी की अलामत है ये। और मर्ग खज़ां यानी खज़ां की मौत, जो पज़मुर्दगी और उदासी का खात्मा है। इसी तरह से यहाँ पर है यानी गुलशन बदामा का मतलब कि दामन में गुलशन को लिए हुए है, तो बदामा कहते हैं दामन फैलाए हुए को, आगोश में लिए हुए को। इसी तरह से जामो सुबह है, जामो सुबह यानी शराब के बर्तन को कहते हैं, मस्ती और कैफ की यह अलामत है। यानी एक जग जिसको बोलते हैं या मग बोलते हैं, इसी तरह से घड़ा जिसको बोलते हैं, वो होता है सुबह। इसी तरह से रूह तिपा यानी जलती हुई रूह, जो जोश और वलवले से भरपूर है, तो उसी को एक लफ्ज एक सेंटेंस में यहाँ कहा कि हम आतिशे गुल की रक्स करती चिंगारियां हैं। आतिशे गुल यानी फूल की आग, खूबसूरती और तपिश का ये इम्तिजाज है। चिंगारियां आग की छोटी सी लपटों को कहा जाता है, जो तवानाई और जोश की अलामत है। इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं, वहाँ दूसरा जो बंद है उसमें क्या कह रहा है, वो हों दफातर या दरसगाहें या कारखाने। इसमें समझने के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो इसमें दिया गया है उसी से समझेंगे। और यही अब देख रहे हैं, ये दफ्तर की जमा है दफातर, इसी तरह से दरसगाह की जमा दरसगाहें हैं, यानी ऑफिस कहते हैं दफ्तर को, इसी तरह से दरसगाह क्लासरूम को कहते हैं, और कारखाने तो आप जान ही रहे हैं, बहुत आम फहम लफ्ज है ये। जज्बात, ये जज्बा की जमा है, फिक्र की जमा अफकार है, आशियाना यानी झोपड़ी को कहते हैं। तो इस तरह से सब्जे की मसनद, मसनद जिस पर लोग क्या करते हैं, बैठते हैं, काले धुएं के शामियाने, ये सब आपके सुने सुनाए लफ्ज हैं। इसमें गोया कि शायर ये कहना चाह रहा है कि दफातर, दरसगाहों और कारखानों का जिक्र करते हुए कि चाहे ये जज्बात के आशाने हों या अफकार के, सब जगह नौजवानों की मौजूदगी से नगमगी और ज़िंदगी की लहर दौड़ जाती है। जहाँ जहाँ नौजवान होते हैं वहाँ पर एक ताजगी नमूदार होती है, और ये इस बात की तरफ इशारा है कि नौजवान हर मैदान में अपनी तवानाई से तब्दीली ला सकते हैं, यानी वो तब्दीली किसी भी सूरत में ला सकते हैं, उसके अंदर ये क़ुव्वत होती है। जबकि तीसरा बंद है भीगी हंसी फिर कैफे नुमो का हक मांगती है। इसमें भी सारे अल्फाज जो है आपके जाने पहचाने हुए हैं। शायर कहते हैं कि भीगी हुई हसीनाएं कैफो मस्ती का हक मांगती हैं और बज़्म जवानी में हंगामा आराई का हक तलब करती हैं। यहाँ शायर ने मुआशरती पाबंदियों और रिवायती रुकावटों की तरफ इशारा कर दिया कि जो एक तरह से समाज में रहते हैं वहां पर किस किस तरह की रुकावटें दरपेश होती हैं, उसको समझना है, जो नौजवानों की आज़ादी और खुशियों में किसी न किसी तरह से खलल डालती ही डालती हैं। उसके बाद है चौथा बंद जो कह रहा है कि शोले गजब के रहते हैं रक्सा कल्बो जिगर में। तो अब देखिए कि शायर नौजवानों के दिलों में मौजूद शोलों और उनकी तपिश का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उनकी सांसें सूरज की किरणों की मानिंद हैं, और ये सूरज की किरणों से एक तरह से तशबीह दे दी गई है, जो जुल्मत कदों की दीवारों को चीर देती है, चीर सकती है, फाड़ सकती है। यह नौजवानों की इनकलाबी सोच और माशरती तब्दीली की ख्वाहिश की अलामत इसमें समझ सकते हैं। जबकि आखिरी बंद है जो पांचवा शेर है यानी बंद है
شاعر کہتے ہیں کہ یہ باغ نشاط حسن اور محبت کو حاصل کریں گے، صبح کی مسکراہٹ اور شام کی خوشیوں کو لائیں گے، جو جنت ہم سے چھن گئی ہے اسے واپس لیں گے۔ یعنی یہ نوجوانوں کے عزم اور مستقبل کو بہتر بنانے کی خواہش کی عکاسی اس میں سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مستقبل کو کتنا بہتر بنا سکتے ہیں یا پھر بہتر لا سکتے ہیں، بہتری اس کی طرف ایک جھلک اس میں دکھلائی گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی بھی ایسے اس شعر میں ایسے الفاظ مشکل نہیں آئے جیسے کہ آشیانے آئے، تو وہ گھر مسکن کو کہتے ہیں، سبزے کی مسنت، ہریالی کی نشست یا قدرتی ماحول کو کی طرف اشارہ ہے۔ شام یعنی خیمے کو کہتے ہیں، چھتریاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ساز جوانی جو کہ اس میں ایک لفظ آیا ہے تو جوانی کا ساز، جوانی کی موسیقی، میوزک۔ اسی طرح سے نغمہ خواں گانے والے، گلوکار کو کہتے ہیں، میوزیشین کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کیف نمو، اگر یہ لفظ آپ سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نشو و نما کی مستی، ترقی کی خوشی، یہی ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ آیا ہائے ہو، ہائے ہو کا کیا مطلب ہے؟ ہنگامہ، شور و غل یا شور و جو بہت زیادہ چیخو پکار ہوتی ہے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ بارود آپ سنے ہیں کہ جنگی ہتھیار ہے ایک طرح سے، یعنی دھماکہ خیزی جس سے ہوتی ہے۔ جھریاں جو کہتے ہیں چہرے پر پڑنے والی لکیریں، یعنی بڑھاپے کی علامت ہے یہ۔ شعلے غضب کی آگ، شدید غصہ جو آپ ابھی سن چکے ہیں۔ اسی طرح سے رقص کرتے ہوئے جس کو آپ متحرک بھی کہہ سکتے ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے اس سے۔ اور پھر ایک لفظ ہے ظلمت کدے، آپ ابھی آیا کہ ظلمت قدوں کے دیوار و در میں، تو یہ کیا ہے؟ تو اندھیرے مکان، تاریک جگہیں، سوزے دروں اندرونی تپش کو کہتے ہیں، یعنی دل کی جلن کو کہتے ہیں۔ آتش فشاں پہاڑ، یعنی جوش و خروش سے جو بھرپور ہے۔ باغ نشاط جو لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خوشیوں کا باغ، مسرت کی جگہ۔ اسی طرح سے ہے کہ صبح تبسم، مسکراتی صبح، خوشگوار آغاز، یعنی اسٹارٹنگ جو آپ کی بہترین ہو وہ اس سے مراد ہے۔ شام مسرت، خوشیوں بھری شام، یعنی شام بھی آپ کی ایسی ہی حسین اور رنگین ہو۔ جہنم کے پاسباں کا مطلب دوزخ کے نگہبان برے لوگ۔ غرض کہ یہ نظم نوجوانوں کی توانائی، جوش اور معاشرتی تبدیلی کے عزم کی عکاسی کرتی ہے اور ان کی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کرتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر اس نظم کا خلاصہ آپ کو لکھنے کو دیا جائے تو خلاصہ یہاں پر پیش ہے، اسی کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ پرویز شاہدی کے زیر نصاب نظم ہم نوجوان ہیں تکنیک کے لحاظ سے ایک جدید نظم ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہم نوجوان ہیں کس طرح تکنیک کے لحاظ سے کس طرح کی نظم ہے، تو جدید نظم ہے۔ اس نظم میں شاعر نے موجودہ عہد کے نوجوانوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ شباب کے زمانے میں نوجوانوں کے دل میں کیا کیا جذبات ابھرتے ہیں اور معاشرے سے کیا چاہتا ہے، یعنی جو سماج ہے اس سے وہ کیا چاہتا، ایکسپیکٹ کرتا ہے، ان تمام اندرونی کیفیات کو شاعر نے نہایت سلیقے سے، ترتیب اور ڈھنگ کے ساتھ اس نظم میں سمونے کی کوشش کی ہے، اس نظم میں بھرنے کی کوشش کی ہے، اس کی طرف لوگوں کو للکارا ہے اور نوجوان کے ذہن کی جھلک دکھلائی ہے اس میں۔ اسی طرح سے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جس طرح بچے اپنے پسندیدہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ضد کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جوانی کے جوش و جذبات میں انسان اس قدر بہنے لگتا ہے کہ ہر چیز، یعنی ہر پسندیدہ چیز کو وہ بہر نو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی یہ جوانی میں کس طرح کی اس کی ایک فکر ہوتی ہے۔ یہاں تک جو لکھا تھا یہ ایک خلاصہ ہے۔ یہاں ہے کہ یہ نظم شاعر پرویز شاہدی نے کلکتہ میں نوجوانوں کے ایک اجلاس میں پڑھا تھا۔ کہاں پر پڑھا تھا؟ تو کلکتہ کے ایک جلسے میں اس نظم کو انہوں نے سنایا تھا، جس میں نوجوانوں کے معتدبہ تعداد موجود تھی، یعنی ایک بڑی تعداد موجود تھے نوجوانوں کی۔ چنانچہ نوجوانوں کی کثرت کو دیکھ کر شاعر نے اس نظم میں نوجوانوں کے جذبات کی بھرپور ترجمانی کی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کچھ سوالات ہیں جو ہم عام طور پہ سالو کرتے ہیں، وہ یہاں پر بھی کوشش کریں گے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ پرویز شاہدی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی ہے؟ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ کی کتاب میں خود دیا ہوا ہے کہ کب اور کہاں ہوئی ہے۔ تو یہ سینٹنس ہے کہ
1910 में लोधी कटरा पटना सिटी में उनकी पैदाइश हुई है। ये एक लाइन काफी है। उसके बाद है सवाल के कितने साल की उम्र में परवेज शाहिदी के वालिदैन इस दार फानी से रुखसत कर गए थे। तो यहाँ पर आप देखें तो बहुत, जब वो कम उम्र ही थे उसी वक्त उनके वालिदैन जो है इस दार फानी से रुखसत कर गए थे, कम उम्री में ही, ये आप लिख सकते हैं। परवेज शाहिदी की अहलिया का नाम क्या है? तो अभी हमने कहा, बताया भी है, अहलिया का नाम उनके फजीलतुन्निसा बेगम। यहाँ पर आप देखिए उन्होंने शादी की, उनकी उसी दौरान परवेज की शादी आला तालीम याफ्ता फजीलतुन्निसा बेगम से हुई। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इसी तरह से क्वेश्चन है कि परवेज शाहिदी के किसी दो शेरी मजमूए का नाम। तो उनके दो शेरी मजमूए का नाम है, एक का नाम रक्से हयात, दूसरे का नाम तसलीसे हयात है। फिर तसलीसे हयात की इशाअत कब हुई है? तसलीसे हयात की इशाअत 1968 ईस्वी में हुई है। आप ये लिख लीजिएगा, 1968 ईस्वी में इसकी इशाअत हुई है। अब उसके बाद मुख्तसर सवालात हैं वो, जैसे कि सवाल में है कि परवेज शाहिदी की शायरी पर 5 जुमले। तो यह है कि परवेज शाहिदी तरक्की पसंद शायर हैं। उन्होंने गज़लें भी कही हैं और नज़में भी। उनकी नज़में और गज़लें इश्तराकियत के रंग में डूबी हुई हैं, जिनमें तल्ख और कड़वी सच्चाइयाँ हैं। परवेज शाहिदी ने शायरी में अपना एक अलग रास्ता बनाया और इनफरादी रंग कायम किया। ज़ेर निसाब नज़्म में शायर परवेज शाहिदी की नज़्म हम नौजवान हैं मुखम्मस की हैत में है, ये भी बता दिया। अगर हैत आपसे पूछे इस नज़्म की तो आप हैत भी बता सकते हैं। ज़ेर निसाब नज़्म पहले बंद की तशरीह कीजिए। तो हमने तशरीह ऊपर किया, आपको वो तो बताया ही है। जदीद नज़्म के बारे में भी मुख्तसरन लिखिए। मुखम्मस नज़्म किसको कहते हैं? तो आप जानते हैं, मुखम्मस उस नज़्म को कहते हैं जिसमें 5 मिसरे की नज़्म हो। इसी तरह से अब यहाँ पे पूछ रहा है परवेज शाहिदी की शायरी का तनकीदी जायज़ा लीजिए। एक चीज़ और उसमें होगा कि खाली मिसरों को दे करके भरने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर है जैसे भीगी भीगी हंसी फिर कैफ नुमो का हक मांगती है, तस्कीन ज़ौक़ जामो सुबह का हक मांगती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी किताब में दिया गया है। हम नौजवान हैं का मरकज़ी ख्याल देखिए क्या है। ये एक तरह से खुलासा ही के तौर पर आप मरकज़ी ख्याल भी आपके सामने वाज़े हो जाएगा कि जवानी के ज़माने में नौजवानों के दिलों में क्या क्या जज्बात उभरते हैं और वो माशरे से क्या चाहता है। इन्हीं कैफियत को शायर ने बड़े सलीक़े से नज़्म में सुमोया है। आपने ऊपर हमने बताया भी कि उसी चीज़ को जो आपको अगर पूछा जाएगा उसको आप लिखिएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही हमने बता दिया है। चलिए फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।